नमस्ते बच्चों। आज की इस ई लेक्चर की श्रृंखला में मैं आपसे प्रमुख यूनानी दार्शनिक प्लेटो के बारे में चर्चा करूंगी। प्लेटो न केवल यूनान के अपितु समूचे पश्चिमी जगत के प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माने जाते हैं, क्योंकि उससे पहले पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का तर्कसंगत रूप से प्रतिपादन नहीं किया। प्लेटो ने एक स्कूल खोला जिसका नाम एकेडमिक रखा, जिसमें गणित और ज्यामिति के अध्ययन को विशिष्ट महत्व दिया गया। प्लेटो सुकरात के शिष्य हैं। सुकरात की शिक्षाओं ने प्लेटो को आकर्षित किया। प्लेटो उसके शिष्य बने और उसके विचारों से अत्यधिक प्रभावित हुए। सुकरात के विचारों से प्रेरित होकर ही प्लेटो ने राजनीति की नैतिक व्याख्या की, सद्गुण को ज्ञान माना, शासन कला को उच्चतम कला की संज्ञा दी और विवेक पर बल दिया। प्लेटो के सिद्धांतों पर सुकरात के विचारों का महान प्रभाव पड़ा एवं सुकरात के जीवन के अनुभव ने उसके जीवन को व्यवहारिक राजनीति से मोड़कर सैद्धांतिक राजनीतिक दर्शन की ओर उन्मुख किया है। प्लेटो की रचनाओं में हमें सुकरात के विचार उत्कृष्ट रूप से मिलते हैं। प्लेटो के समस्त चिंतन का केंद्रीय विषय आदर्श राज्य है। अपने आदर्श राज्य के भव्य भवन के निर्माण हेतु उसने न्याय सिद्धांत को आधारशिला तथा शिक्षा योजना एवं साम्यवाद के आधार स्तंभ के रूप में प्रयोग किया है। प्लेटो तत्कालीन राज्य को शूकरों की नगरी कहते हैं, इसलिए रिपब्लिक में प्लेटो एक नए प्रकार के राज्य की कल्पना करते हैं जिसे आदर्श राज्य कहते हैं। वो ये मानकर चलते हैं कि मनुष्य के व्यक्तित्व में 3 गुण विवेक, साहस व लालसा होते हैं। उनके अनुसार ही समाज में भी 3 वर्ग हैं, जो क्रमश सैनिक वर्ग, दार्शनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग हैं। हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक तत्व प्रधान होता है और उसी के अनुसार उसे सामाजिक वर्गों में स्थान मिलना चाहिए, जैसे कि ज्ञानियों का शासक वर्ग, साहसियों का सैनिक वर्ग और इंद्रिय तृष्णा रखने वालों का उत्पादक वर्ग। अतः आदर्श राज्य में सबसे ऊपर दार्शनिक वर्ग, बीच में सैनिक वर्ग और अब सबसे नीचे उत्पादक वर्ग हो, तभी राज्य के सभी दोष दूर हो सकते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता यह है कि प्लेटो के आदर्श राज्य के निर्माणक 3 वर्ग हैं, अर्थात प्लेटो के आदर्श राज्य का निर्माण करने वाले ये 3 वर्ग उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग तथा दार्शनिक शासक क्रमशः राज्य की आत्मा के 3 गुणों शुद्धा, साहस तथा विवेक का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से 2 वर्गों सैनिक तथा दार्शनिक शासक को प्लेटो ने राज्य का संरक्षक माना है। प्लेटो त्रिवर्गीय सामाजिक व्यवस्था बनाते हैं, जिसका की आधार मनुष्य की आत्मा में 3 गुण हैं। दूसरी जो आदर्श राज्य की विशेषता है वह यह है कि आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय, अर्थात प्लेटो ने आदर्श राज्य की आधारशिला न्याय के सिद्धांत पर खड़ी करी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्लेटो कुछ निश्चित कर्तव्य निर्धारित करते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने कार्यों का पालन करना न्याय है। तीसरी जो विशेषता है वह है कि आदर्श राज्य के आधार स्तंभ शिक्षा व साम्यवाद। प्लेटो चाहते थे कि शासक वर्ग निस्वार्थी होना चाहिए, इसलिए शासक वर्ग के पास स्वयं की कोई निजी संपत्ति नहीं होगी और निजी परिवार भी नहीं होगा। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा व्यक्ति को एक विशेष कार्य का प्रशिक्षण देकर उसे वही कार्य करने की प्रेरणा भी देगा। प्लेटो के राजनीतिक दर्शन में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है तथा उनका यह भी मानना था कि श्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली द्वारा कोई भी सुधार संभव हो सकता है।
इसकी जो चौथी विशेषता हम आदर्श राज्य की देख सकते हैं वह है कि आदर्श राज्य की बागडोर दार्शनिक राजा के हाथों में। प्लेटो आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं और उसे एक कुशल नाविक के समान मानते हैं जो कि असहाय की रक्षा करता है। वे कहते हैं कि जब तक दार्शनिक राजा और राजा दार्शनिक नहीं होंगे संसार की बुराइयां समाप्त नहीं होगी। प्लेटो कहते हैं कि ज्ञान ही गुणवान है और गुणवानों का ही शासन होना चाहिए। इन गुणवानों में भी जो सबसे बड़ा ज्ञानी है उसे राजा का पद प्राप्त होना चाहिए। प्लेटो का दार्शनिक राजा आदर्श राज्य के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान है। प्लेटो ने उसे 4 कार्य सौंपे हैं। इसमें हम पहला कार्य है देख सकते हैं कि वो आदर्श राज्य में न्याय की व्यवस्था को बनाए रखेगा। दूसरा जो दार्शनिक शासक का कार्य है वह यह है कि वो धनी व निर्धनों के बीच अंतर को अधिक नहीं होने देगा, अर्थात आर्थिक असमानता को कम से कम करने का प्रयास करेगा। तीसरा जो दार्शनिक शासक का कर्तव्य था वह यह है कि वो राज्य की जनसंख्या को सीमाओं के भीतर रखेगा, तथा जो चौथा कर्तव्य उन्होंने बताया है कि दार्शनिक शासक राज्य में शिक्षा प्रणाली बनाए रखेगा ताकि शासकों व सैनिकों की आत्मा प्रज्वलित होती रहे। प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा की डनिंग, पॉपर, रसेल आदि विद्वानों ने कटु आलोचना की है। डनिंग के अनुसार आदर्श राज्य की अवधारणा अव्यवहारिक है तथा पॉपर के अनुसार प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण इस प्रकार से किया है कि उसकी वेदी पर उसने व्यक्ति को राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक साधन मान लिया। प्लेटो के आदर्श राज्य की अवधारणा की निम्नलिखित आलोचना इस प्रकार से की जा सकती है। पहली आलोचना है कि आदर्श राज्य कल्पना पर आधारित है। आलोचकों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा है कि प्लेटो का आदर्श राज्य वास्तविकता से परे कवि की कल्पना या दार्शनिक के स्वप्न जैसा है। जैसे कि बार्कर ने कहा है कि जैसे जैसे सूर्यास्त के समय क्षितिज पर लाल बादलों की छटा सुंदर लगती है और थोड़ी देर में डूब जाती है, प्लेटो का राज्य ठीक इसी प्रकार है। दूसरी जो आलोचकों ने आलोचना की है वह यह है कि स्वतंत्रता का निषेध होता है, अर्थात प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को एक सर्वाधिकारवादी राज्य बना दिया और यह सर्वाधिकारवादी राज्य अपने स्वभाव से ही मानवीय स्वतंत्रता के हित के में नहीं हो सकता है। तीसरी जो इसकी आलोचना की है वह यह है कि उत्पादक वर्ग की उपेक्षा, अर्थात प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में उत्पादक वर्ग की उपेक्षा की है। वह अन्य 2 वर्गों अर्थात शासक वर्ग और सैनिक वर्ग के समान इनके लिए न तो शिक्षा की व्यवस्था करता है और न ही सामाजिक ढांचे में उनको महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करता है। चौथी जो इसकी आलोचना का कारण रहा वह यह है कि कार्यात्मक विशेषीकरण की अनुचित पद्धति, अर्थात कार्यात्मक विशेषीकरण की पद्धति यह न्याय के आधार पर मानवीय व्यक्तित्व का एक विशेष पक्ष ही विकसित हो पाता है और शेष व्यक्तित्व अप्रभावित रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्लेटोवादी आदर्श राज्य में मानवीय व्यक्तित्व के सभी पक्षों के विकास की संभावना नहीं है। नेक्स्ट जो इसकी आलोचना की गई है वह यह है कि शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता, अर्थात प्लेटो के आदर्श राज्य में कानूनों और नियमों का पूर्ण अभाव है और इसमें दार्शनिकों को निरंकुश सत्ता सौंप दी गई है जिसे किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। इन व्यक्तियों को शिक्षा द्वारा चाहे कितना ही विवेकशील क्यों न बना दिया जाए, अनियंत्रित शक्ति पाने पर मानवीय स्वभाव के अनुसार इनमें दोष आ जाना नितांत स्वाभाविक है। अर्थात प्लेटो का दार्शनिक राजा सर्वशक्तिमान है, उस पर संविधान का कोई नियंत्रण नहीं है, अतः वह एक
पक्का अधिनायक है। कोई उसका विरोध नहीं कर सकता क्योंकि वह सर्वज्ञ है। इसकी आलोचना करते हुए वॉन पापर ने कहा कि प्लेटो एक फासिस्ट विचारक है। लॉज प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है जो उसने अपने जीवन के संध्या काल में लिखा। प्लेटो ने 40 वर्ष की आयु में रिपब्लिक लिखी जो उसके आदर्शवाद की परिचायक है, लेकिन 80 वर्ष पर अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने लॉज लिखी जिसमें उन्होंने रिपब्लिक के अनेक सिद्धांत बदल दिए। यहाँ उसका उप आदर्शवाद देखा जा सकता है। प्लेटो का उप आदर्श राज्य अर्थात यह वह राज्य है जिसमें समाज में न 3 वर्ग हैं और न ही साम्यवादी व्यवस्था। इसमें लोगों की एक सभा है जिसमें शासन का सारा भार लोगों पर रखा हुआ है तथा कानून को सर्वोच्चता दी गई है। राज्य की जनसंख्या 5040 निश्चित की गई है। अरस्तु ने इसे ही बेहतर समझा है। लॉज में प्लेटो ने आदर्श एवं व्यवहारिकता का समन्वय करके उप आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार करने का प्रयत्न किया। लॉज में वर्णित राज्य आदर्श एवं व्यवहार का मध्य बिंदु था। अरस्तु ने इसे ही बेहतर माना था। इसलिए सेबाइन ने कहा है कि अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो का उप आदर्श राज्य है। प्लेटो लॉज में आदर्शवाद से हटकर यथार्थवाद की ओर मुड़ जाते हैं जिसमें दार्शनिक राजा का शासन नहीं है और कानून की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। समाज की त्रिवर्गीय व्यवस्था को भी हटा दिया गया है जिसमें किसी भी वर्ग का व्यक्ति आ जा सकता है। अर्थात प्लेटो के उप आदर्श राज्य का रिपब्लिक के आदर्श राज्य की तुलना में व्यवहारिक महत्व है। उनके शिक्षक अरस्तु लॉज से अत्यधिक प्रभावित हैं। उसकी पॉलिटिक्स तथा लॉज में कई गहरे सादृश्य हैं।